हौसलों की उड़ान इस कार्यक्रम में हम समाज के उन लोगों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जिनकी अच्छाई और टैलेंट देखकर भी समाज उन्हें नजरअंदाज कर देता है। ऐसी ही एक माँ की कहानी को आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी के सपनों को अपना सपना बनाकर उन सपनों को साकार करने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जहां पर हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो बन सकती है समाज के लिए एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशनल आइकन। आज हमारे साथ इस वक्त हाजिर है उषा जी, जिनके पति का देहांत पिछले 8 साल पहले हुआ था, जिन्होंने अपनी बेटी को इंटरनेशनल लेवल पर एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में उसे इंटरनेशनल लेवल पर खिलाया। हम जानेंगे आज उनके बारे में। हमें बताइए कि जब आपके पति का देहांत हुआ था उस वक्त आपकी हालत कैसी थी? नहीं, उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि हम बॉम्बे में रहते थे, वहाँ से इधर रहते, हमको काम धंधा कुछ नहीं था, आदमी को भी काम धंधा नहीं था कुछ भी, तो हम ऐसे हाथ मजदूरी करके हमारा गुजर बसर हो रहा था। और उस पीरियड में वो बहुत बीमार हो गए, तो कोई रिश्तेदारों ने या किसी ने भी हमको कोई मदद नहीं की। मैं खुद ही कमाती थी और उनके भी देखभाल करते थे, बच्चे भी छोटे थे दोनों, कुछ करने लायक तो कुछ थे ही नहीं। हम उधर अपने ससुराल में रहते थे, तो उन लोगों ने भी हमको दुत्कार दिए थे। जैसे कि वो बीमार पड़े थे, हम अपने देवर के घर में रह गए, तो हमारे देवर ने बोले कि हमारे यहाँ से इनको उठाओ, नहीं तो हमारा मकान नया बन रहा है, तो यहाँ पर इनके डेथ हो गई तो कैसे होगा। तो हमारी जो बड़ी जिठानी थी, तो उनको बोलते थे कि इनको यहाँ से हटाओ, हटाने के लिए बोलो। इनके मतलब मुझे कहते थे कि मेरी जेठानी कहती थी कि छोटी देवरानी बोल रही है कि इनको यहाँ से हटा लो, अगर इनकी यहाँ डेथ हो गई तो हमारा मकान नया से हमने अभी बना ही रहे हैं, तो नए मकान में डेथ होना अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने पिछले साइड में एक ऐसा छोटा सा झोपड़ा बनाई थी, ऐसे टाटे टूटे का, और वहाँ पर उनको रखी थी। तो आपको जो है रोज़ का खाना वगैरह अलग करने के लिए आप फिर किस तरह से अपना खर्चा निकालती थी? नहीं, तो मैं अपना खाना वाना हम अपना ही बनाते थे वहाँ पर। वैसे कोई किसी की ज़्यादा हमको मदद किसी ने भी नहीं की, ना ससुराल वाले ने की, ना मायके वालों ने की। तो फिर कमाई का जरिया आपका क्या बना? कमाई का जरिया मैं जो भी मेरे को काम मिलता था मैं वो काम करती थी। जैसे कि कोई कभी ऑर्डर के काम पे जाना है, या कोई भी कौन सा काम मिल गया वो काम करना। और मेरा जो ये अम्बेडकर साहित्य का बिजनेस है, तो ये तो उधर तो वहाँ से मैं जा नहीं सकती थी, उनकी हालत इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि उनको छोड़ के मैं जा नहीं पाती थी, तो कैसे भी गुजर बसर अपना कर रहे थे वहाँ से। जब वैशाली का जो है होमलेस वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ, तो उस वक्त जो है कुछ पैसों की ज़रूरत थी आपको। तो हाँ, कैसे आपको, आपके पास कैसे वो फिर पैसे जमा हुए? नहीं, तो इसने जब मेरे को बताया कि बोले मम्मी मेरा वाला सिलेक्शन हो गया है, तो ये बहुत खुश हो गई थी। तो मैं बोले चलो अच्छा हुआ तेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं भी बहुत खुश हो गई उस वक्त। लेकिन जब इसने बताया मेरे को कि 60,000 रुपये मम्मी अपने को भरने हैं और पासपोर्ट अपने को बनाना है, तो हम उस वक्त यहीं पर रहते थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, बराबर नहीं थे, तो कम से कम मुझे 8-10 हज़ार रुपये पासपोर्ट बनाने के लिए लगे। और पैसे का प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं बोले अभी कैसे करेंगे। तो मैं इसके सर से जाकर मिली, जो मेन सर है, अध्यक्ष जो इनके, उनसे मिली, तो उन्होंने बोले तुम इतने मत घबराओ, बोले थोड़े से अपने जो समाज के लोग हैं, बड़े जो लोग हैं उनके पास जाओ, बोले उनसे बोलो, बोले कि मेरे लड़के का सिलेक्शन हुआ है। तो आपकी किसी ने मदद की, समाज सेवक ने? नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं की, सब ने हमको यही बोलते थे कि कोई नहीं देगा करके, आपको कौन देगा, ऐसे सब लोग बोलते थे हमको। फिर मैं बोली ठीक है, बोली फिर मेरे हमारे धंधे में से एक आदमी है, उसने बताया कि ACGP करके हमारी एक संस्था है बुद्धिस्ट लोगों की, लश्करी बाग में,
वहाँ जाने के लिए बोले, हम वहाँ गए। फिर वहाँ एक ऊके सर करके थे हमारे, मैं भी ऊके की लड़की थी, वो भी ऊके सर थे। वैसे हम जाके खड़े हो गए, उधर कार्यक्रम उनका चालू था, खड़े हो गए। मैं बोले किससे बात करूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी 2-3 आदमी आ गए वहाँ, तो फिर मैंने उनसे ऐसे धीरे से बात की। मैं बोली सर ऐसे ऐसी बात है, तो मैं आपके तरफ इधर भेजे है किसी ने मेरे को। तो बोले ठीक है ठीक है, बोले ठीक है, बोले हम बात करते, बोले उधर जाके। फिर उन्होंने वहाँ जाके बात किया, तो कार्यक्रम चालू था। फिर वहाँ पर मेरे को 6-7 हज़ार मेरे को वहीं से स्टार्टिंग मेरे को वहीं से हुई। 6-7 हज़ार मेरे को वहीं से मिले, किसी ने 2 हज़ार, किसी ने 1 हज़ार, ऐसे करके मेरे को। फिर वहाँ पर एक चौहान करके सर है, और चौहान सर ने उनका एक उनका जवाई था, तो जवाई डॉक्टर है रामटेके, संजय रामटेके करके है, पंचशील टॉकीज के पास रहते बर्डी पर, उनका दवाखाना है बहुत बड़ा। उनके तरफ भेजे, उनके तरफ मैं गई। फिर उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे साथ और एक लड़का आया था, वो SCGP का ही क्या नाम है ऐसा वाला, वो लड़के को लेकर गए हम लोग। तो हम तो वैसे दोनों माँ बेटी जा रहे थे, तो उसने बोले कि मैं भी आ जाऊँगा आपके साथ। अश्विन गोंडाने करके लड़का था, तो फिर वो आया हमारी मदद करने के लिए। हम फिर संजय सर से मिले, तो उन्होंने बोले ठीक है, बोले मैं आपको 10,000 रुपये 10,000 का चेक देता हूँ बोले। तो दूसरी शुरुआत वहाँ से हुई। फिर ऐसे कर करके फिर मेरे जो पहचान वाले थे, जैसे विद्यानंद सर है, और एक मेरी एक सहेली है पूर्णिमा बोरकर करके, उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो हम वहाँ तीसरे दिन में गए थे। तो जो बड़े बड़े उनके जो रिश्तेदार थे, तो उसने वहाँ पर सबको बता दी कि इनके लड़के जाने। मेरे को वो सब पहचानते हैं, बहुत पुराने हमारे दोस्ती है। उन्होंने सबको बता दिया कि लड़के का सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद पैसे नहीं तो इसको कुछ मदद करो करके। फिर हमको वहाँ से किसी ने 500, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000 करके, ऐसे कर करके उन्होंने वहाँ से मेरे को 2-4 हज़ार रुपये वहाँ से जमा दिए। तो ये पैसे आपको आपके जान पहचान वालों ने दिया, इसके शिक्षकों ने दिया, कहीं आपको जो स्थानिक नेता है उन लोगों से कुछ मदद मिली? नहीं नहीं, हम यहाँ के जो स्थानिक नेता है उनके पास गए, तो इतने बड़े बड़े नेता लोग होते हुए वो तो ऐसे चुटकी में कितना खर्चा करते होंगे, लेकिन उन्होंने साफ शब्द में बोल दिए कि बोले कौन बोले अपने खिस्से में से 500 भी रुपये देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा बोले आपको बोले। तो बोले मैं आपको लेटर लिख कर देता हूँ बोले, वो लेटर पर जाओ बोले। तो वो फडणवीस और गडकरी सर इनके नाम से लेटर लिख कर दिए थे। तो वो लेटर भी हमने पहुँचाए थे। विद्यानंद सर और लड़के दोनों गए, विद्यानंद सर ने भी हमको बहुत मदद की, मेरी वो सहेली है उसने भी बहुत मदद की। और एक उसका भी एक दोस्त है वो मेरी सहेली के, उन्होंने 5,000 रुपये दिए। जैसे करके मैंने इधर उधर से अपने अटल बहादुर सिंह सर है, उन्होंने भी 5,000 दिए मेरे को। उनकी तरफ भी बहुत चक्कर लगाने पड़े मेरे को। उनके जो उनके काम करने वाले लड़के लोग रहते थे वो जल्दी मिलने नहीं देते थे। आधा 1-1 घंटा मैं बाहर बैठे रहती थी अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर। फिर बड़े मुश्किल से मिलने देते। कई बार तो वहाँ उन्होंने वहाँ से भी वापस भेजे। अपने ये जो सर है राउत सर, इनके तरफ भी 2-3 बार गई, वहाँ से भी वापस आई। और फिर जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने भी नहीं बोल दिए, मिलिंद माने सर ने भी नहीं बोल दिए जैसे। और इधर ये पक्ष नेता है अपने BSP के, उन्होंने भी साफ शब्द में बोल दिए। मैं बोले 2 लड़कियों को ये लिया हूँ, बोले दत्तक लिया हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता हूँ बोले, मेरी इतनी कंडीशन ही नहीं है बोले। तो फिर हम वहाँ से भी वापस आए। ऐसे बहुत जगहों से वापस भी आए और बहुत जगहों पर चक्करें भी काटे, लेकिन फिर किसी ने दिए किसी ने नहीं दिए। कोई ने तो 2-2 महीने चक्कर कटवाए। फिर ऐसे कर करके फिर विद्यानंद सर के यहाँ पर ससुराल है, उन्होंने वहाँ पर बात चलाई अपने ससुरे के पास। तो सर ने भी दीक्षित नगर में उनका ससुरा रहता है, ससुर जी रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर फिर बात चलाई। तो उन लोगों ने उस बाबा ने अपने दोस्तों में, जैसे रिटायरमेंट वाले दोस्त हैं, उन लोगों में बात चलाई। और वहाँ बात चला के फिर उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये वहाँ से जमा करके दिए। जब आपको ये 60,000 रुपये जमा करने थे और उस वक्त जब आप है दर की ठोकरें खानी थी, तो उस कभी भी एक ऐसा कोई क्षण आया कि आपको लगा कि मैं अपनी बेटी को ना भेजूँ तो बेहतर होगा, और मैं नहीं भेजी तो बेटर है, उससे अच्छा है कि मेरी बेटी घर पे ही रहे? कोई ऐसा भी क्षण आया कि आपको लगा कि मैं अब छोड़ देती हूँ, अब मैं मांगना बंद कर देती हूँ पैसे? नहीं, मेरी लड़की ने मेरे को बोली मम्मी तो इतनी परेशान हो रहे हैं तो तू छोड़ दे जाना, मैं कैंसिल कर देती हूँ जाने के लिए। लेकिन मैं बोली नहीं, अभी एक बार तेरे मन में आए जाना है और मेरे भी मन में आए कि मेरे को भेजना है, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी, लेकिन तेरे को भेजे बगैर नहीं छोड़ूंगी। और मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की, बहुत तो इधर उधर दौड़ दौड़ की। हम कितने दूर तक, हमारे पास गाड़ी वगैरह नहीं, हम साइकिल से या पैदल से भी आना जाना बहुत दूर दूर तक किए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे बराबर नहीं थे, तो इसके लिए भी हमको बहुत परेशानी हुई पासपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन हमने फिर भी मैंने पासपोर्ट बनाई। इसको बोले तू हार मत मान, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक तेरे को भेजने की पूरी कोशिश करूँगी। और उसको मैंने तैयार के भेजने के लिए।
तो ये थी उषा जी, जिन्होंने अपनी गरीबी को कभी भी बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने हौसले को हमेशा ही बुलंद रखा और अपनी बेटी को ऊंचाई के उस मकाम तक पहुंचा दिया जो समाज के लिए एक मिसाल बन गई। वैशाली का सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर होमलेस फुटबॉल क्लब में हुआ, जहां वो भारत की रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट बनी और भारत की ओर से इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर हमारे देश का नाम टॉप 10 की लिस्ट में 6वें क्रमांक पे था। लेकिन यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। वैशाली को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 60,000 रुपयों की जरूरत थी। घर की हालत बेहद खराब होने की वजह से एक पल ऐसा भी आया जहां वैशाली ने पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए सोच लिया था। लेकिन उस मुश्किल दौर में वैशाली की मां ने वैशाली का हौसला बढ़ाया और उसके शिक्षक उसकी हिम्मत बने। जब चारों ओर अंधेरा छा गया था और मदद का कोई जरिया दिखाई नहीं देता था, उस वक्त उस अंधेरे में रोशनी की किरण बने ये शिक्षक। आइए जानते हैं कि इन्होंने उसकी वैशाली की मदद किस तरह की। तो जब वैशाली का पता चला कि आप वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रही है और उसे मदद की ज़रूरत है, तो किस तरह से आपने उसकी मदद की और क्यों की? नहीं, दरअसल क्या है कि मेरे पास वो 10th से पढ़ती थी, स्कूल में वगैरह मेरे ट्यूशन में रहा करती थी। तब से ही वो होनहार थी और वो खेलती भी थी अपना ये फुटबॉल। तो मुझे पता नहीं था कि वो इतना आगे बढ़ेगी करके। फिर वो जब आया ऐसा मौका तो परेशानी तो थी, क्योंकि पैसा बहुत इकट्ठा करना था। कुछ संस्थाएं कुछ देने वाली थी, पर फिर भी 60-70 हज़ार तो उसको जमा करना था। इनका इकोनॉमिकल कंडीशन तो बहुत वीक था। फिर इन्होंने बीच में ऐसा सोचे भी कि नहीं भेजा जाए, क्योंकि कोई सोर्स नहीं था, पिताजी भी नहीं होने के कारण, और घर में ऐसे कमाने वाला भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि हम लोग ऐसे ही मदद करते ही है थोड़ा बहुत। मैं बोला चलो दोस्तों बिस्तों से या सोशल वर्कर्स से मिलकर अपना इकट्ठा हो जाएगा। इन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। एक्स MLA और अभी के जो MLA हैं माने साहब, इनके तरफ भी गए, पर उन्होंने हाथ झटक दिए कि हम ऐसा कुछ नहीं देते और नहीं करेंगे करके। पर इनने भी हिम्मत नहीं हारे थे, खास करके उनकी माँ जो है उषा ताई, उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारे और ये तैयारी करे कि जाना है। और इस तरीके से फिर हमने काफ़ी इधर उधर से इकट्ठा करके, और दीक्षित नगर में एक नाथ जी वासनिक है, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। 10,000 तो उन्होंने जमा करके दिए, और वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर ने अपनी एक टीम को बताया पूरे डॉक्टर्स के कि इसको इकट्ठा करके मदद करके दो अपने समाज से, क्योंकि अगर अपने समाज से नहीं जाएगी या फिर इतना आया हुआ चांस भी अगर खो दिए तो दोबारा फिर कोई लड़की इतना हिम्मत नहीं करेगी आगे जाने की। इस तरीके से फिर हमने तैयारी कराई और फिर वो पूरा हुआ। वैशाली ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। कैसा लगता है आपको जब आपकी मदद के ज़रिए वो इतने बड़े लेवल पर जाकर उसने खेला? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और हमारी संस्था की तरफ से, मेरी एजुकेशन सोसाइटी है, हम हमारे संस्था के माध्यम से अपने समाज के ये जो टैलेंट है, जो गरीबी में है, हम उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और निरंतर हम करते रहेंगे। यही हमारे देश का भविष्य है, और अगर इनकी प्रगति होती है तो हमारे देश की प्रगति होती है, हमारा देश का भविष्य अच्छा होता है। तो हम निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे कि इस तरीके का समाज में एक जो गरीबी में पलता हुआ एक सितारा है, ये हमारे देश का भविष्य बने, हमारे देश को काफ़ी ऊपर लेके जाए, निरंतर यानी देश का अपना भविष्य अच्छा हो, यही हम चाहते हैं। ये बच्चों को अभी यानी बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ता है, और ये किसी को बता नहीं सकते। इनको अनाज भी नहीं मिलता है, प्यास लगती है तो पानी नहीं पी सकते हैं। इन्हें इनकी एक जो सामग्री बोलते हैं हम लोग, जो कहीं जाते हैं, कहीं प्रैक्टिस करते, उन्हें कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। हम हमारे तरफ से हमारा जो सामाजिक ऋण है हम अदा करना चाहते हैं कि समाज में इस तरीके के वंचित जो बच्चे हैं, तो ये वंचित बच्चों को हमारी तरफ से कुछ ना कुछ हम कर सकें, ये हमारी एक आधारशिला है। जो ये आधारशिला इन बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहते कि कुछ ना कुछ करे, न कि ये मुरझा जाए। एक वैशाली इतनी होनहार बच्ची है कि जब मुझे इसका पता चला कि ये होमलेस वर्ल्ड कप खेल के आई है और इन्हें जाना भी है, तो हमने एक समाज में जिस विद्यानंद सर है, तो हमने कुछ जो फ्रेंड लोग थे, हमने कुछ ऐसा एक निश्चय किया कि बच्ची के लिए कुछ करना है। बच्ची अगर आगे बढ़ती है तो बच्ची का भविष्य भी बने। उनकी माताजी जो है, माताजी ने बहुत परिश्रम किया है। उनके हस्बैंड जब एक्सपायर्ड हो गए, वो एक्सपायर्ड होने के बाद ऐसा है कि उन्हें बहुत ही, यहाँ का आप माहौल देख रहे हो,
कितना एकदम गरीबी में है और यहाँ पर्याप्त सुविधा नहीं है, मच्छर है, सब कुछ है। तो ऐसे इसमें ये इस बच्ची का देखिए कि हम नेशनल लेवल स्टेट लेवल पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो बच्ची नीदरलैंड खेल के आए, होमलेस वर्ल्ड कप जो खेल के आई है, तो वाकई में हमारे समाज में ये प्रेरणा की बात है कि इन्होंने हमारा देश का नाम, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। और इन बच्चों के लिए हमारे तरफ से ऐसे हम मदद करेंगे, ये हमारी इच्छा है। और समाज के जो हमारे जो भाई लोग हैं जो इस बच्चों को मदद करना चाहते हैं, तो मेरी यही आशा है कि ऐसे बच्चों को मदद करें। ऐसे मदद करने के बाद ही हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, ये मेरे दिल की तमन्ना है। अब हम बात करेंगे उस महान युवती की बेटी वैशाली से, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करके होमलेस वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेला था। वैशाली, आप बताइए कि आपके फुटबॉल खेलने की वजह क्या है और कौन आपकी प्रेरणा रहा है हमेशा से? वैसे तो मैं कभी इंटरेस्ट से फ़ुटबॉल खेली नहीं थी स्टार्टिंग से, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए तब मैंने स्ट्रगल किया। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से कभी सीरियसली फ़ुटबॉल नहीं खेला, जस्ट मेरा पैशन है, सिर्फ खेलना है मुझे, इस ऐसे ही मैं खेलती थी। तो आपको जो है गाइड करने वाले कौन थे फुटबॉल में? सबसे पहले तो मेरी मम्मी थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हद से ज़्यादा, उसके बिना तो मैं खेल ही नहीं सकती थी। और दूसरे थे जो मेरे कोच थे, जिन्होंने उनका नाम? अमोल रॉय, जो कि आसाम के हैं, और उन्होंने फ़ुटबॉल के लिए अपना घर छोड़ दिया। तो वो सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे हमारे लिए कि जब वो कर सकते तो फिर हम लड़कियां क्यों नहीं कर सकते। तो आपने कभी सोचा था कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जो है होमलेस वर्ल्ड कप में खेलोगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। इवन मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं स्टेट लेवल तक पहुंचूंगी, क्योंकि और जो बाहर जाना पड़ता, जिसका जो खर्च रहता वो हम नहीं उठा सकते थे। लेकिन थोड़ा कुछ जितने महीने में 2-3 महीने जब खेली, स्टार्टिंग के 2-3 महीने खेली, तब मुझे लगा कि नहीं वैशु कुछ है, प्लेयर्स लाइफ में जो है वो दूसरी लाइफ में नहीं है। सो इसलिए मैं फ़ुटबॉल खेली, जी लगा के खेली और सिलेक्शन हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट खेली, स्टेट खेली, इवन नेशनल भी खेली, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरा इंटरनेशनल तक सिलेक्शन होगा। आपके मम्मी ने जो है वो आपके लिए बहुत किया है, उन्होंने खुद कमाया है, खुद घर चलाया है, लेकिन आपको कभी भी खेलने से जो है मना नहीं किया। तो कितना बड़ा रोल है आपकी मम्मी का आपकी ज़िंदगी में आपको बनाने में। तो आप एक क्या पैगाम देना चाहेंगी पूरे समाज को आपकी मम्मी के लिए? लोग बोलते हैं कि भगवान को कभी देखा नहीं, मगर मैंने अपने मम्मी में भगवान देखा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया मेरे लिए। जो हमें पैसे लग रहे थे बाहर जाने के लिए और जो हमने जमा किए, उस पीरियड में मेरे मम्मी को शुगर हुआ, और शुगर की ऐसी बीमारी है कि जो ज़िंदगी भर नहीं जा सकती, जो मेरी मम्मी अभी भी भुगत रही है और शायद आगे भी भुगत सकती है। तो वैशाली, आप आगे क्या आपके सपने हैं, आप और क्या करना चाहती है इस फील्ड में? आगे तो मैं और खेलूँगी, मैं खेलना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसके साथ मुझे जॉब भी करना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा एजुकेशन छोड़ना पड़ेगा, जो कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरी जो परिस्थिति है उसके कारण मैं नहीं कर सक रही। मेरा 12th साइंस कंप्लीट है और मैं पॉलीटेक्निक कर रही थी, जेडी पॉलीटेक्निक से। जेडी कॉलेज से भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी, उन्होंने मुझे 30,000 दिए थे, लेकिन कुछ कारण मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे 2 साल की ट्रेनिंग दी थी। जो इंटरनेशनल के लिए गए थे उसके लिए 2 साल की हमें ट्रेनिंग मिली थी। देन उसके बाद में 15 डेज़ हमें उधर गए थे। सो इतनी गैप होने के कारण मैं वो कवर नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। बट कॉलेज के कुछ टीचर्स लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि पैसे मिलने के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उन्हें मैं बताना चाहूँगी। तो आप अब भी जो है वो खेलना चाहती है? हाँ बिल्कुल, मैं कभी खेलना नहीं छोड़ूंगी, जब तक मुझ में जान है तब तक मैं खेलना और मेरी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगी। आप समाज को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि इतनी जो है गरीबी के बावजूद आपने जो है अपने सपनों को साकार किया? क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे लोगों से जो आपकी जैसी ही होंगी शायद और हमारी नज़र उन तक नहीं पहुंच सकी? क्या कहना चाहेंगी आप उनके लिए? सबसे पहली बात तो मेरा सपना कभी नहीं बना था कि मैं इंटरनेशनल खेलूँगी, क्योंकि वो मेरे सपनों के परे था, जो मैं नहीं कर पाती थी कभी, बट मैंने किया। और उसके साथ मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हद से ज़्यादा। उसकी हालत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी उनको शुगर होने के कारण, बीपी होने के कारण उनकी उतनी हालत नहीं रही कि वो, और हो सकता है कि वो मुझे कामयाबी तक और ना देख पाए। बट मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि वो मुझे देखे और तरक्की पर देखे, और मैं करूँगी। और जो लड़कियाँ जो नहीं खेलती उनको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ कोई भी स्पोर्ट हो उसको खेलो।
क्योंकि स्पोर्ट है ना, वो इंसान को कहाँ के कहाँ पहुँचा देता है। मैं बाकी लड़कियों को यही बताना चाहूँगी कि तुम खेलो, और उनके पेरेंट्स को भी यही बताना चाहूँगी, उनके माता पिता को, कि उनको पीछे ना खींचे। जो कि मेरे ग्राउंड पे भी कुछ लड़कियाँ ऐसी है कि उनके माता पिता उनको खेलने से रोकते, ग्राउंड पे नहीं आने देते, हमको शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते। तो उसके लिए बहुत लोगों के जो पेरेंट्स है वो उन्हें मना करते खेलने के लिए, बट ऐसा ना करें। और लड़कियां जो है वो कर सकती है। और जो मेरी मम्मी ने जो किया वो बाकी सभी पेरेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते हैं, बट पेरेंट्स ने भी गर्ल्स का साथ देना चाहिए। एटलीस्ट गर्ल्स का, बॉयज़ को तो अपॉर्चुनिटी मिलती है बट गर्ल्स को नहीं मिलती है। बिल्कुल गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी माता ही है जो ज़रिया बनी है कि आप इस मकाम पर पहुंची है। तो आप भी यही मैसेज देना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं लड़कियों को भी खेलने के लिए प्रोत्साहन करूँगी, और उनके माता पिता को भी बताऊँगी कि प्लीज़ अपनी जो लड़कियाँ उनको कम ना समझे किसी से, क्योंकि लड़कियाँ भी बॉयज़ के समान कर सकती है। वैशाली के इस सफर में वैशाली की माता ही थी जिन्होंने वैशाली का कदम कदम पर साथ दिया और उसका हौसला बढ़ाए रखा। हौसलों की उड़ान में हम आपके सामने ऐसे ही लोगों को पेश करते रहेंगे और आपकी हौसला अफजाई करते रहेंगे।